हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो वैकेंसी आ रखी है जेएसओ की और जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर्स की। तो उस वैकेंसी का जो पीवाईक्यू है वो हम डिस्कस करेंगे। मेरा क्या अप्रोच रहेगा मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम टॉपिक वाइज आपके एक पीवाईक्यू लेंगे और उस पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी आपका उस टॉपिक के आसपास का जो भी इन्फॉर्मेशन है जो आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट है उसको हम कवर करेंगे। तो आज का वीडियो होगा हमारा ईआई पर, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो प्रोसेस होती है उसके ऊपर। धीरे धीरे हम इस करके पूरा का पूरा पीवाईक्यूज विद आपके जो भी टॉपिक का कंटेंट है उसके थ्रू हम कर लेंगे कवर। ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लगभग आपका 1 महीने का टाइम बाकी है बस। ठीक है, तो हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका रिस्पॉन्स शीट, आप देख सकते हो। ये एग्ज़ाम आपका इंजीनियर्स जो एनवायरमेंटल इंजीनियर्स हैं बीटेक वाले, उनका पीवाईक्यू है। तो पहले मैंने सोचा कि इसका करवा देता हूँ, क्योंकि जेएसओ का मैंने एग्ज़ाम का उसका रिस्पॉन्स शीट देखा था तो कंपेरेटिवली काफ़ी इजी लगा मेरे को। तो मैंने कहा कि पहले एनवायरमेंट इंजीनियर वालों के कवर करवा देते हैं कवर। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है इन्होंने। ये पूछ रहे हैं कि ये का करेक्ट ऑर्डर में इनको अरेंज कीजिए। ठीक है, तो मेनली मैं बताऊं तो ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है। इसको यहाँ ड्रॉप करना चाहिए था, क्योंकि इन्होंने जो करेक्ट आंसर दिया है बीपीएस ने ये गलत है। अब ये चीज़ एक बार आप साइड में रखिए। अब मैं बताता हूँ आपको ये क्या होता है। मेन ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, नाम से पता चल रहा है। थोड़ा पेन का साइज छोटा, ठीक है। देखिए यही होता है आपका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। मेनली हम एक ही बात करें तो इसमें क्या करते हैं, हम प्रेडिक्ट करते हैं जो भी आपके लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स होते हैं। प्रेडिक्टिंग द लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ एनी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, जो कि कहीं भी किसी भी साइट पर आगे डेवलप होने जा रहा है वो कैसे उसके आसपास के एनवायरनमेंट को कैसे इम्पेक्ट करेगा इन फ्यूचर। तो उस चीज़ को कैसे हम मॉनिटर कर सकते हैं, कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कैसे असेस कर सकते हैं, वो प्रोसेस होती है आपकी एआई। इंडिया में एआई की बात करें तो इंडिया में एआई सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था आपका 1977-76 में। ठीक है, 76-77 में लाया गया था इसको। और एआई की हम बात करें तो इसके 3 एस्पेक्ट होते हैं। मोटा मोटा इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए 3 एस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं इसके। तो होता है इसका रिस्क असेसमेंट, फिर हम बात करें तो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, देन फिर थर्ड है आपका पोस्ट प्रोडक्ट मॉनिटरिंग। ठीक है, मॉनिटरिंग, रिस्क असेसमेंट हम कवर करेंगे इसमें, देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, देन पोस्ट प्रोडक्शन मॉनिटरिंग, जब फैक्ट्री या फिर कोई भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सेटअप होने के बाद में कैसे अफेक्ट करता है एनवायरमेंट को, उसकी मॉनिटरिंग करना। ये इसमें 3 चीज़ें कवर की जाती है। ठीक है, देन फिर हम आगे बात करें तो इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। देखिए 1994 में मेनली क्या हुआ था, आपके जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है उसको मैंडेटरी किया गया था। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है उसके लिए आपको जानना होगा कि ये किन किन प्रोसेस से होकर गुजरता है, इनकी क्या क्या स्टेजेस है। तो मेनली जो भी कोई अगर प्रोजेक्ट होता है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको ए के प्रोसेस के थ्रू पास करवाने के लिए अलग अलग स्टेजेस होती है। पहले उसका प्रपोजल होगा, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, देन सबसे पहले आपकी आती है स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्टेप 1 होता है आपका स्क्रीनिंग। देन हम बात करें नेक्स्ट, तो स्क्रीनिंग में ये चीज़ डिसाइड की जाती है कि ये रिक्वायर्ड है नहीं है, या फिर ये रिक्वायर्ड अगर है तो इनिशियल इन्वायरमेंटल जो एग्जामिनेशन है उसका किया जाएगा। देन फिर उसमें ये का प्रोसेस आगे फॉलो किया जाएगा। अगर ये आगे हम प्रोसीड करें देन फिर सेकंड स्टेज आता है आपका स्कोपिंग, जिसमें इसके जो भी लाइकली एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं उनको असेस किया जाता है। देन फिर इम्पैक्ट एनालिसिस होता है, देन इम्पैक्ट को कैसे मिटिगेट किया जा सकता है, या फिर इम्पैक्ट मैनेजमेंट मेनली वो आपका स्टेप 4 में आता है। देन ये सारी चीज़ें करके जो रिपोर्ट दी जाती है ए की, फिर उस रिपोर्ट को रिव्यू किया जाता है अप्रेजल कमेटी के थ्रू।
देन फिर डिसीजन मेकिंग लिया जाता है। अब इसमें क्या होता है, डिसीजन मेकिंग और रिव्यू के बीच में आपका पब्लिक हियरिंग की प्रोसेस होती है, पब्लिक का इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है। और आफ्टर द 2020 का जो नोटिफिकेशन आया था एआई का, तो उसमें पब्लिक हियरिंग की जो टाइमिंग थी उसमें काफ़ी कम कटौती कर दी गई थी, जिसके लिए काफ़ी लीगल इशू बना था, प्रोटेस्ट भी हुए थे। देन फिर डिसीजन मेकिंग में पता चलता है कि भाई इसका ये करना चाहिए, अप्रूव हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है। अगर नहीं हुआ है तो उसको वापस अपनी पॉलिसी या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उसको रीडिज़ाइन करना पड़ेगा और रीसबमिट करना पड़ेगा वापस, ठीक है। और अगर अप्रूव हो गए तो फिर इम्प्लीमेंटेशन हो गया और फॉलोअप कर सकते हो आप, ये होता है इसका लास्ट स्टेज, ठीक है। तो मेनली ये स्टेजेस है, आप ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले आता है आपका स्क्रीनिंग, देन स्कोपिंग, इम्पैक्ट एनालिसिस, मिटिगेशन, इम्पैक्ट मैनेजमेंट, देन ईआईए का रिपोर्ट, रिव्यू और डिसीजन मेकिंग, देन फिर इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉलोअप। अब हम बात करें तो 1994 में क्या हुआ था, आपका जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो मैंडेटरी कर दिया गया था 1994 के नोटिफिकेशन के थ्रू, और उसमें एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एजेंसी इस्टेब्लिश की गई थी सबसे पहले इंडिया में, ठीक है। देन फिर 1997 की हम बात करें तो आपका जो पब्लिक हियरिंग का प्रोसेस था उसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले 10 अप्रैल 1997 को। देन हम बात करें आगे तो 2002 में आपके बहुत सारे हाई लेवल प्रोजेक्ट्स हैं, उनको विदाउट इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अप्रूवल दे दिया गया था, जो कि काफ़ी बड़ा इशू बना था। देन अगस्त 2003 में आपका प्रोजेक्ट अंडर द 15 किलोमीटर रेडियस ऑफ द इको सेंसिटिव जोन वुड रिक्वायर्ड इसी, ये प्रोविज़न लाया गया था ये के अंडर कि जो भी प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स होते हैं उनके अगर 15 किलोमीटर के दायरे में हैं, ठीक है, तो उनके लिए इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना ज़रूरी है। देन फिर 2005 में एक डेवलपमेंट हुआ था कि टेम्पररी वर्किंग परमिट विदाउट ईसी 2 साल के लिए दिया जा सकता है, टेम्पररी वर्किंग परमिट, ठीक है, इसी के बगैर। फिर 2006 में एक नया नोटिफिकेशन आया था जो कि आज के टाइम भी काफ़ी रिलीवेंट है। इसमें 2020 में काफ़ी अमेंडमेंट किए गए थे, बट मेनली जो मेजोरिटी पोर्शन है ए का वो आपका 2006 का जो नोटिफिकेशन है उसके थ्रू किया जाता है। इसमें मेनली आपकी 4 स्टेज होती है। मेन जो मेजोरिटी पोर्शन आपका कवर करती है कि आपका स्क्रीनिंग, स्कोपिंग एंड पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल, एसएसपी है, ठीक है। स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, पब्लिक हियरिंग एंड अप्रेजल। देन इसमें क्या किया, आपके जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको आप 2 कैटेगरी में बांट दिया गया था, एक कैटेगरी ए देन एक कैटेगरी बी। जो नेशनल लेवल पर जो अप्रूवल रिक्वायर्ड होता है वो कैटेगरी ए के अंडर आते हैं, और स्टेट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपके कैटेगरी बी के अंडर आते हैं, ठीक है। देन न्यू ड्राफ्ट ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी ऑफ द प्रोजेक्ट्स, नॉट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। न्यू ड्राफ्ट है उसको डिज़ाइन किया गया था साइज और कैपेसिटी प्रोजेक्ट्स की कैसी होती है, ना कि आपका इन्वेस्टमेंट के लेवल पर, ठीक है। देन आगे हम बात करें तो टाइम टेकिंग ये प्रोसेस में लगभग 10 से 14 महीने का होता है वो लगता है, और टर्म ऑफ रेफरेंसेस आपके विद इन 16 डेज आपको जो भी रेफरेंसेस सबमिट करने होते हैं। फिर हम बात करें तो ये को ब्रॉडली 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रैपिड और एक होता है कॉम्प्रिहेंसिव। नाम से पता चल रहा है रैपिड है तो काफ़ी फास्टली होगा, कॉम्प्रिहेंसिव है थोड़ा टाइम लेगा। फिर देखिए आप कि रैपिड ये लगभग 3 महीने के आसपास का होता है, और इसमें आपके जो साल का एक सीज़न का सैम्पलिंग कवर किया जाता है, जो भी इफेक्ट्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए किया जाता है। जबकि जो कॉम्प्रिहेंसिव ईआई होता है वो 10 से 14 मंथ कवर करने में लगता है, और 3 सीज़न इसमें कवर किए जाते हैं और लेंदी प्रोजेक्ट्स के लिए होता है मेनली। फिर हम नेक्स्ट बात करें तो ये 2020 का जो ड्राफ्ट आया था उसको एक बार हम बाद में डिस्कस करेंगे। मैं आपको कुछ और बातें बताता हूँ। देखिए इसमें क्या है कि जो आपका ये का नोटिफिकेशन था 2006 वाला 2006, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें 2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स जैसे कि मैंने बताया था आपका, कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी। तो कैटेगरी ए के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उनके लिए आपका जो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस है वो मैंडेटरी है, मतलब लेना कंपलसरी है, ठीक है, मैंडेटरी है। देन अगर इन्वायरमेंटल क्लियरेंस मैंडेटरी है तो उसका ये भी होगा, वो भी मैंडेटरी है, लेकिन इसके लिए स्क्रीनिंग की प्रोसेस नहीं की जाती,
स्क्रीनिंग, क्योंकि स्क्रीनिंग में हम चेक करते हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट का ये होगा या नहीं होगा, जबकि जो कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स हैं उनका ये होना कंपलसरी है। तो इसमें स्क्रीनिंग होती ही नहीं है, डायरेक्ट आपका स्कोपिंग होता है। फिर कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी हम बात करें तो इसमें स्क्रीनिंग की प्रोसेस होती है। स्क्रीनिंग की प्रोसेस होती है, फिर उसके थ्रू को दो कैटेगरी में अगेन सेग्रीगेट किया जाता है, B1 एंड B2। B1 कैटेगरी की हम बात करें तो इसमें आपका ये है वो मैंडेटरी होता है, आपको ये करवाना पड़ेगा। जबकि B2 कैटेगरी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें रिक्वायर्ड नहीं होता, डोंट रिक्वायर्ड यही है, या फिर एनवायरमेंटल क्लियरेंस। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट। फिर एक और नई टर्म है जिनसे आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये होता है आपका सिंगल विंडो क्लियरेंस। जैसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है वैसे एक सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है। उसमें क्या होता है आपका एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्लस में आपका फॉरेस्ट्री क्लियरेंस। फॉरेस्ट्री क्लियरेंस ये दोनों अगर साथ में हम लेते हैं तो वो सिंगल विंडो में कवर किया जाता है। ये आपका 2006 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंडर इसको डिफाइन किया गया था, सिंगल विंडो क्लियरेंस को। फिर हम बात करें तो मेनली आपका जो ये है वो मेनली ऑपरेट करता है आपका एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के थ्रू, इसी के अंडर इसको लाया गया था। और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 उसके अंदर जो स्पेसिफाई एमिशंस और डिस्चार्ज होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स पोल्यूटेंट के, उनको मेंशन किया गया है। जैसे पोल्यूटेंट्स हैं, कोई भी XYZ पोल्यूटेंट्स है तो उनके मैक्सिमम कंसंट्रेशंस क्या होगी, अगर कोई भी प्रोजेक्ट से उनका अगर एमिशन हो रहा है, ठीक है, और उनकी मॉनिटरिंग का डिस्चार्ज है, उनके स्टैंडर्ड्स क्या क्या होंगे पोल्यूटेंट्स के, ये सब शेड्यूल 1 में मेंशन किया गया है। और ये कि मेनली जो सारी चीज़ें ऑपरेट की जाती है वो शेड्यूल 1 के थ्रू ही की जाती है। ऐसे सॉरी। फिर हम आगे बात करें तो एक फर्स्ट फैक्ट है आपको बताता हूँ। कोविड के अंडर जब आपका कोविड आया था तो उस टाइम क्या हुआ था, ड्यूरिंग कोविड 19 जो आपकी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, फॉरेंस एंड क्लाइमेट चेंज, उसने अमेंडमेंट किया था आपके EIA में, ये का जो 2006 का जो नोटिफिकेशन था उसके अंदर किस कैटेगरी में, जो बल्क ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट, ठीक है, जो इस कैटेगरी के जो फैक्ट्रीज कह सकते हो आप, इंडस्ट्रीज थी, उनको कैटेगरी ए से निकाल के उन्होंने कैटेगरी B2 में ट्रांसफ़र कर दिया गया था। इस कारण से क्या हुआ था, वो ये प्रोसेस से बाहर निकल गए थे, उनका ये करना ज़रूरी नहीं हुआ, क्योंकि इस टाइम आपका जो कह सकते हो आप मेडिसिन क्राइसिस मेनली उसकी सिचुएशन बन गई थी, तो इसीलिए ये स्टेप लिया गया था। तो आई होप आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आई होगी। ठीक है, अब रही बात इस क्वेश्चन के आंसर की, तो ये तो आंसर तो इसमें गलत दे रखा है, लेकिन सही मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसमें तो दे रखा है 5th को पहले स्कोपिंग इसको पहले दे रखा है, बट ऐसा नहीं है। इसमें सबसे पहले होगा स्क्रीनिंग, 3 आएगा पहले, देन फिर होगा आपका स्कोपिंग, स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, देन फिर हम बात करें तो अल्टरनेटिव ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं और बाकी, देन मिटिगेशन रिस्क टू डील विद द अनसर्टेनिटीज, फिर आपका एनवायरमेंटल स्टेटमेंट्स और रिपोर्ट्स। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 2 देन 4 देन 1। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी शॉर्ट में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।